अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी खुशखबरी वो ये कि पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरब ने एक और दिफाई माहिदा किया है। और का वर्ड मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि पहले एक माहिदा सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान है, और ये वाला जो है माहिदा, इसमें तीन ममालिक हो गए कि सऊदी अरब, टर्की और पाकिस्तान। और इसमें भी ये माहिदा जो है ये मक्का मुकरमा में हुआ है, और इसको मक्का जॉइंट डिफेंस पैक्ट का नाम दिया गया है। इसके हर तरफ चर्चे हैं, मुख्तलिफ लोग इसको मुख्तलिफ नाम और मुख्तलिफ रंग दे रहे हैं कि ये क्यों किया गया है। हम आज उस पर बात करेंगे और आज इसी पर ही बात करेंगे, यानी कि आज हमारा सिर्फ यही टॉपिक है। तो नाजरीन, एक तो ये बात कि उसमें जो एक नेटो साउंडिंग एक स्लोगन कि एक मुल्क पर हमला सब पर हमला तस्वुर किया जाएगा, तो ये बात जो है ये पहले भी थी। जब पाकिस्तान और सऊदी अरब का माहिदा हुआ था तब भी ये बात थी, और फिर हमें एक खदशा भी बढ़ना शुरू हो गया जब ईरान और अमेरिका की जंग शुरू हो गई, और ईरान ने रिटेलिएशन में सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक को टारगेट करना शुरू कर दिया। तो उस टाइम पाकिस्तान में भी ये सवाल उठना शुरू हो गए, क्या पाकिस्तान इस जंग में एक्टिवली शरीक होने जा रहा है, क्योंकि सऊदी पर हमले हो रहे हैं, और क्या पाकिस्तान इसमें शरीक होगा या नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान शरीक नहीं हुआ। पाकिस्तान ने आग को भड़काने की कोशिश नहीं की, बल्कि आग को बुझाने की कोशिश की कि ईरान को उसमें परसुएट करते रहे कि आप सऊदी अरब पर अटैक न करें। लेकिन ईरान जो है वो भी कोई इतना ज़्यादा काबिल भरोसा नहीं है। उनकी हुकूमत जो है वो कोई एक जगह पर नहीं है, कई जगहों पर है। तो लिहाजा अगर सदर से कोई यकीन दहानी लेते थे तो पासदारान इनकलाब वो अलहदा से अपना एक थिएटर खोल लेते थे। तो वो सऊदी अरब पर हमले आज भी किसी न किसी शक्ल में हो रहे हैं, अगरचे अब ईरान डायरेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन हूसियों के ज़रिए हो रहे हैं। और हमने मेरे ख्याल कल या परसों इस पर रिपोर्ट भी किया था कि उन्होंने बहरा अखमर में जो है वो उन्होंने अटैक किया। अब यह है कि अब इस पैक्ट का मकसद क्या है। पहले तो ये देखते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। आमतौर पे लोग इसका मुवाजना नेटो के साथ करते हैं जी, कि नेटो तर्ज का एक इस्लामी अलायंस, एक दिफाई अलायंस बन गया, इसको इस्लामी का नाम देते हैं। क्या ये इस्लामी है या नहीं है, पहले तो नेटो पर आ जाते हैं। नाजरीन, नेटो का जो एक एग्रीमेंट हुआ था, जो एक अलायंस बना था, ये 1949 में बना था। और उसकी वजह क्या थी? इस तरह के जो अलायंस है उसमें आमतौर पे कोई एक कॉमन एनिमी की ज़रूरत होती है, कि जब लगे कि सबको लगे कि हमारा एक ऐसे दुश्मन से वास्ता है कि जो हम सबका दुश्मन है, तो क्यों ना हम इस दुश्मन के मुकाबले में खड़े हो जाएं। और वो दुश्मन जो है वो सोवियत यूनियन था, वो उनका जो कम्युनिज़म थी। तो एक जो एक आइडियालॉजिकल फ्रंट पर भी जो मामला चल रहे थे, और इससे पहले ये नेटो बनाने से पहले एक इनफॉर्मल अरेंजमेंट भी था कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे। लेकिन उससे उन्हें वर्ल्ड वार टू से अंदाज़ा हुआ कि वो इनफॉर्मल अरेंजमेंट ना एक एक्टिवेट ना होने की वजह से, एक्चुअलाइज ना होने की वजह से, वो वर्ल्ड वार टू में को उन्होंने एक्सपीरियंस किया। तो लिहाजा अब एक ऐसे अलायंस की ज़रूरत है कि अगर एक पर हमला सब पर तस्वर किया जाएगा, उससे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनको भी एक ब्रीथिंग स्पेस मिल गई, क्योंकि यूरोप जो है वो तबाह हाल था। अमेरिका ने उनके लिए मार्शल प्लान का भी ऐलान किया, उनके दिफा की भी जिम्मेदारी ली, और तब से चली आ रही है। जबकि जो कि आज तक अभी भी कायम है, लेकिन यह है कि अब जो है वो पहले वाली मोहब्बत अमेरिका से यूरोप को नहीं मिल रही, ख़ास तौर पे जब से ट्रंप आया है। तो लिहाजा उनका तो एक जो एक कॉमन एनिमी था वो आज भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद है, और वो है रूस की शक्ल में या पुतिन की शक्ल में। और उन्होंने उसका हालिया सालों में मुजाहरा यही देखा कि जो यूक्रेन में रूस ने कब्ज़ा किया है, तो लिहाजा वो सबको एक एहसास हो गया कि अगर यूक्रेन जो है वो उनकी फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, अगर रूस इसको पार कर जाता है या इस पर कब्ज़ा कर लेता है, तो उसके बाद नेक्स्ट जो बॉर्डर आ रहा है वो यूरोप का आ रहा है। तो लिहाजा हम सब की खैर नहीं है। तो इस पे उन सब के कंसर्न जो हैं वो बड़े मिले जुले हैं। और ट्रंप के आने से पहले तो अमेरिका की बहुत ज़्यादा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट थी, अब भी है, लेकिन जो है ना वो जिस तरीके से ट्रंप साथ बुड़ कर रहा होता है, तो उससे ये लगता है कि जैसे कोई मामला जो है ना वो पहले जैसी गर्मजोशी या संजीदगी वैसी नहीं है। दूसरा ये है कि चाइना के हवाले से उन्हें एक थ्रेट फील होती है, अगरचे वो दिफाई लिहाज से कम, ज़्यादातर उन्हें एक मुआशी लिहाज से फ़ील होती है। वो ये भी तसव्वुर करते हैं कि अगर चाइना कभी ताइवान पर कब्ज़ा कर गया तो ये भी यूरोप के लिए
जापान के लिए, अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। इवन मुआशी लिहाज से बड़ा ख़तरा है कि जिस तरह जो ताइवान में सेमीकंडक्टर बनते हैं जो आगे चिप्स में इस्तेमाल होते हैं, तो अगर अमेरिका वो इनके कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो उसके बाद ये चिप्स बनाना जो है इनके लिए वो भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इन शॉर्ट ये कि नेटो का जो अलायंस है वो एक कॉमन फियर या कॉमन एनिमी की सबब जो है वो वजूद में आया। अब हम इस बात को इधर लेकर आते हैं कि इधर कौन सा कॉमन एनिमी है। अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान की लड़ाई किस किस के साथ होती है। पाकिस्तान की लड़ाई जो है वो या आजकल तालिबान के साथ हमारी चलती रहती है, और तालिबान के साथ हमारी लड़ाई की एक वजह जो है वो टीटीपी भी है। टीटीपी को उनको पनाह देते हैं या उधर से वो सारी मनसूबाबंदी करते हैं और पाकिस्तान में हमलावर होते हैं, तो पाकिस्तान जो है जवाबन फिर अफ़गानिस्तान में हमला करता है। लेकिन पाकिस्तान का जो एक रवायती और तारीख़ी तौर पे दुश्मन रहा है या जिसकी तरफ से वो अपने आप को ज़्यादा एक थ्रेटन फील करते हैं वो इंडिया है। अब अगर देखा जाए तो इंडिया के साथ ना सऊदी अरब का मसला है और ना उनका टर्की का मसला है, बल्कि सऊदी अरब की तो इंडिया के साथ मामलात काफ़ी बेहतर होते जा रहे थे। अब हालिया सालों में यूएई की ने ज़्यादा अपनी पींगें बढ़ा ली हैं इंडिया के साथ, तो सऊदी अरब ने कुछ ज़रा एक पॉज ले लिया है। लेकिन अदरवाइज़ तो सऊदी अरब ने एट द कास्ट ऑफ पाकिस्तान कभी भी इंडिया के साथ अपने मामलात ख़राब नहीं किए। सो मच कि ओवरऑल जो अरब ममालिक हैं वो कश्मीर के मामले में भी आहिस्ता आहिस्ता उनकी आवाज़ हमें जो है ना एक फेड होती हुई नज़र आई, मुरझाती हुई नज़र आई, और अब तो आती ही नहीं है। जो यूएई है, यूएई वाले जो हैं वो तो इवन मकबूजा कश्मीर में सरमायाकारी करने को भी तैयार थे जब आर्टिकल 370 इन्वोक हुआ, तो लिहाजा ये जो अरबों का कंसर्न नहीं है। अगर टर्की के हवाले से बात की जाए तो टर्की का भी कोई इंडिया के साथ डायरेक्ट मसला नहीं है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि टर्की जो है उसका पाकिस्तान के साथ मुरासम ख़ास तौर पे जो रजब अर्दगान है इनके दौर में, और जो कि काफ़ी लंबा है, कोई 2002 से चल रहा है, तो इनके वक्त से ये मुरासम जो है ये इस तरह जैसे होता है ना कि भाई इन्हें कैसी यार हाँ और इन्हें के तड़े दी यारी होती है, उस तरह की है कि अभी अगर आप देखें कि जो पिछले साल पाकिस्तान ने इंडिया को मज़ा चिखाया तो उसके बाद या यानी कि उस दौरान जो टर्की है उसने पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया है। तो लिहाजा लेकिन ये है कि उनके साथ कोई डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं है। तो लिहाजा अगर हम सऊदी अरब पर जाते हैं, सऊदी अरब के एनिमी कौन से हैं? सऊदी अरब को सबसे बड़ा जो ख़तरा है वो इस टाइम उन्हें ईरान से होता है। हमें तो ईरान अच्छा लगता है, हालांकि वैसे ईरान के पाकिस्तान के कभी मिसाली इतने ताल्लुकात नहीं रहे, या ये है कि कम अज़ कम कोई हालिया दहाइयों में कोई इतने मिसाली ताल्लुकात नहीं रहे। एक बड़ा ज़रा एक रिज़र्व किस्म के ताल्लुकात रहे हैं। और पाकिस्तान के ईरान के हवाले से आपने जो ईरान का एक इनकलाब एक्सपोर्ट करने का एक प्रोजेक्ट है जो कि उन्होंने मुस्लिम ममालिक में किया, तो उस हवाले से पाकिस्तान के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो मौजूद रहे। लेकिन अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जितनी एक गर्मजोशी वाले ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ हैं या टर्की के साथ हैं, वो अपने हमसाया मुल्क ईरान के साथ उस तरह से नहीं है। आजकल ये है कि हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है इनकी जब से पॉलिसी आई है तो ये तासुर ये देते हैं कि अगर किसी के साथ आपके गर्मजोशी वाले ताल्लुकात हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि दूसरों के साथ आप बिल्कुल कता ताल्लुकी वाले तल्लुक़ करें। आप उनके साथ ताल्लुक़ रखें, उसको बढ़ाने की कोशिश करें, कोई कॉमन ग्राउंड तलाश करें। जैसे पाकिस्तान जो है वो अब इस तरीके से रेलिवेंट हुआ है कि वो अमेरिका और ईरान के दरमियान मामलात बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। तो कमिंग बैक टू सऊदी अरब, कि सऊदी अरब को जो एक सबसे बड़ी थ्रेट है वो ईरान की शक्ल में है, और दूसरी बड़ी जो थ्रेट है वो ईरान की प्रॉक्सीज़ की शक्ल में है। कि जो ईरान की प्रॉक्सीज़ हैं जैसे हूसी हैं यमन में, या इवन उधर कतर में जो इराक़ में भी थे, हिज़्बुल्लाह के साथ भी जो कि लबनान में है, उनके साथ सऊदी अरब के मामलात अच्छे नहीं हैं। ये जो कोई अलायंस है वो सेक्टेरियन ग्राउंड पर भी बने हुए हैं। हिज़्बुल्लाह वाले जो हैं वो शिया हैं, उनका जो ईरान के साथ ताल्लुक़ है। उधर जो सुन्नी पार्टी है, जिस तरह ये रफ़ीक हरेरी वगैरह थे, ये किसी टाइम सऊदी क्लाइंट समझे जाते थे, तो लिहाजा उधर भी उनका और सऊदी अरब के जो अपने मकासद हैं, ये रस्ते हैं ईरान के, वो अलग अलग हैं। तो वो जब अलग अलग हैं तो वो टेंशन जो है वो भी डेवलप होती रहती है। जो एक और कंट्री जिधर उनके मसले मसाइल चल रहे होते हैं वो सीरिया है। तो सीरिया में
जब बशार अल असद की गवर्नमेंट थी तो उस टाइम जो ईरान वाले हैं उन्होंने उधर उसको खूब इस्तेमाल किया, सीरिया की सरज़मीन को अपना एजेंडा जो है उसको एक्सपेंड करने के हवाले से, इसराइल के हवाले से हो या हिज़्बुल्लाह या जो भी बाकी इस रीजन के हवाले से। तो उसके जाने के बाद जो अब मौजूदा गवर्नमेंट है वो उसके ताल्लुकात ईरान के साथ कोई नहीं है, लेकिन यह है कि सऊदी अरब के साथ हैं। अगर हम और फिर जो है इसराइल का जो सऊदी अरब को ख़तरा है वो कभी उस तरह से मटेरियलाइज इस सेंस में नहीं हुआ कि पहले कोई उनके एक दूसरे पर हमले नहीं हुए, लेकिन वो एक पोटेंशियल थ्रेट ज़रूर मौजूद है, या इसराइल की मौजूदगी सऊदी अरब को कई लिहाज से उसके स्टेटस को कि एक ऐसा कंट्री के जिधर मक्का और मदीना वाक़ हैं और जो कि मुसलमानों के लिए बड़े मुक़द्दस जगहें तस्वर किए जाते हैं, उसका जो स्टेटस है उसको वो अंडरमाइन ज़रूर करता है। जो इसराइल प्रोजेक्ट है वो इस लिहाज से अंडरमाइन करता है, लेकिन इसराइल यानी कि सऊदी अरब का उस तरह से डायरेक्ट मसला नहीं रहा। अगर होता तो वो जो उसका अमेरिका के साथ अलायंस है वो उसके ज़रिए भी एक तय हो जाता, वो एक दरमियान में एक हैज क्रिएट करता है कि अमेरिका जो है वो इसराइल जो है वो भी उसका बच्चा है और सऊदी अरब ने भी अपनी डिफेंस की ज़िम्मेदारी उसको दी हुई है, तो लिहाजा उन्हें उधर से नहीं लगा। और अगर आपने हालिया सालों में भी देखा हो तो जो सऊदी अरब पर हमले हुए हैं वो ईरान की तरफ से हुए हैं। इवन अभी की बात नहीं, इवन 2019 में भी ईरान ने कोई मिसाइल फायर किए थे सऊदी अरब में। लेकिन यह है कि जो अमेरिका है उसने उस टाइम कुछ किया भी नहीं था, लेकिन इससे एक बात ये भी साबित होती है कि वो उनको जो थ्रेट आ रही थी वो ईरान की तरफ से आ रही थी। अगर हम जाएं टर्की की तरफ तो टर्की जो है यानी कि वो आप समझें कि जैसे उनके और ईरान के जो मामलात हैं वो कोई बड़े ही गर्मजोशी वाले नहीं हैं। हमने फिर भी कोई एक ग्राउंड गेन की है अभी दरमियान में सालिस बन के। टर्की को वो रोल नहीं मिला, या ये है कि आप समझें कि ईरान वाले भी टर्की पर उतना ज़्यादा रिलाय नहीं करते। टर्की के अपने कई इश्यूज़ हैं, उनके ग्रीक के साथ इशू हैं, उनका मेडिटेरेनियन सी में यानी कि अपने इंटरेस्ट हैं, उनका जो ये कुर्दिस्तान वाला हिस्सा है यानी कि इधर जो कई क्लेमेंट हैं और तुर्की के अपने क्लेम हैं। तो उस लिहाज से यानी कि वो जिस तरह वो कुर्द हैं उधर, यानी कि जिस तरह इधर पाकिस्तान में कई दफ़ा बलूचों के बारे में मामला चल रहे होते हैं, इसी तरह कुर्दों के मामले में जो ईरान जो अर्दोगान है वो बड़ा उनका हार्ड लाइन होती है। उनके सीरिया में इंटरेस्ट हैं। कई जगहों पर सऊदी अरब और टर्की के इंटरेस्ट कन्वर्ज भी कर रहे होते हैं, कि मसलन ये है कि सीरिया में कन्वर्ज कर रहे होते हैं, या यानी कि मेन तो ये है, या ये है कि उन दोनों को एक ईरान से कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सऊदी अरब को भी हैं टर्की को भी हैं। बल्कि अभी जो बमबारी वगैरह शुरू हुई तो उस दौरान कोई एक दो मिसाइल जो हैं वो ईरान ने सऊदी अरब के टर्की के अंदर भी फायर किए, तो उनका किसी हद तक कन्वर्जेंस हो सकती है लेकिन ज़्यादा नहीं है। दूसरा ये है कि क्या उनका अलायंस इसलिए बना है कि वो ईरान के ख़िलाफ़ उन्होंने अलायंस बनाया है। फ़र्ज़ किया अगर पाकिस्तान को माइनस भी कर दें तो टर्की और सऊदी अरब क्या उनके लिए उनको जो कॉमन थ्रेट है अगर वो ईरान की तरफ से है तो इसलिए उन्होंने बनाया, ऐसी बात मुझे नज़र नहीं आती। तो फिर टर्की जो है वो इसमें क्यों शामिल हुआ? तो टर्की जो है यानी कि उसके लिए ये उसने एक हैज क्रिएट की है। क्या वजह? कि वो नेटो का मेंबर है, यानी कि देखने को तो वो ऑलरेडी जो इस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा अलायंस है उसका हिस्सा है, तो उसको कोई नए अलायंस की साथ ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यह है कि जो टर्की है उसको ज़रा एक समझें कि जैसे दूसरे दर्जे का मेंबर तस्वर किया जाता है, उनको ईयू का हिस्सा नहीं बनाया गया। और फिर यह है कि जो इस टाइम नेटो का स्टेटस है बड़ा एक गैर यकीनी वाला है। जो अमेरिका की रिलायंस है यानी कि जो नेटो की है वो कम होती जा रही है, तो पेशतर इसके कि वैसे ही नेटो जो है वो कब्र में उतर जाए, टर्की ने एक अपना मुतबादल तलाश कर लिया है कि ऐसे ममालिक के साथ कि जिसके साथ वो कोई नज़रियाती तौर पर भी एक वाबस्तगी का उसको एहसास है। ठीक है, तो लिहाजा ये कोई उस तरह से बड़ा टिपिकल किस्म का अलायंस नहीं है जो कि ऐसे तीन कंट्रीज़ के जिनको कोई एक कॉमन थ्रेट हो जिसके ख़िलाफ़ उन्होंने ये फ़ैसला किया हो कि एक पर हमला सब पर सब्र किया जाएगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि तीनों की एक कॉमन परसेप्शन ज़रूर हो सकती है कि अमेरिका जो कि एज अ सुपर पावर जितना अनरिलायबल हो रहा है, उस लिहाज से हमें कोई अपना इंतज़ाम ख़ुद करना चाहिए, और इससे पेशतर इसके कि अमेरिका सब कोई झंडी करा दे, हमें ख़ुद उस ऐसे अलायंस की तरफ जाना चाहिए। हमारे पास एक इंश्योरेंस होनी चाहिए अमेरिका की अनरिलायबिलिटी के अगेंस्ट।
तो लिहाजा यानी कि सऊदी अरब के लिए भी ये कंसर्न है कि अमेरिका का उधर होना भी उसके लिए नुकसानदेह है, और अगर अमेरिका पर नहीं वो रिलाई करता तो फिर भी उस पर नुकसानदेह है। तो मेरा ख्याल है कि एक तो जो सऊदी अरब इस अलायंस में आएगा तो क्वाइट लाइकली कि उसका जो ईरान का ये पॉइंट है कि इधर अमरीकी अड्डे हैं या हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनका ये आर्गूमेंट जो है वो तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो कहेंगे जी कि हमारा जो अलायंस है, और फिर जो उनके दो दूसरे अलाई हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जो है वो इस मामले में ईरान के साथ नगोशिएट कर सकता है। मैं नहीं समझता कि अगर सऊदी अरब पर कोई ईरान दोबारा कोई इस तरह का हमला करेगा तो पाकिस्तान और तुर्की जो है वो ईरान पर भी चढ़ाई कर देंगे, अनलेस के कोई ईरान जो है कोई बड़ी एक गैर मामूली किस्म की डटाई का मुजाहरा करना शुरू कर दे, तो उससे हो सकता है कि पता चले कि अब जो है पाकिस्तान के पास कोई न्यूट्रलिटी का ऑप्शन नहीं रहा। अब यह है कि अलायंस को पूरी तरह एक स्विच ऑन करने की एक पोजीशन बन गई है। अब दूसरा ये है कि अगर एक तो चीज़ होगी कि इनको कॉमन थ्रेट नहीं है, कॉमन परसेप्शन है, फिर यह है कि जो कॉमन परसेप्शन भी होती है उसमें भी और कई कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हमारा कोई कॉमन कोई ऐसा कोई एनिमी नहीं है, तो हम उनके साथ भी अलायंस कर सकते थे। हम कोई जो कोई एथोपिया के साथ कर लेते हैं, सोमालिया के साथ कर लेते हैं, कॉमन तो नहीं है, ठीक है, तो लेकिन यह है कि फिर भी कोई एक दूसरे की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन यह है कि नाजरीन, ये जो अलायंस बनते हैं ना, जो दोस्तियाँ होती हैं, ये भी एक अपना अपना स्टेटस होता है। आप एक दूसरे की कमियां जो है उनको कम्प्लीमेंट करते हैं, एक के पास एक चीज़ है दूसरे के पास दूसरी चीज़ है। अगर सऊदी अरब के हवाले से देखा जाए तो सऊदी अरब के पास पैसा है लेकिन उनके पास फ़ौज नहीं है। सऊदी अरब के पास पैसा है लेकिन उनके पास डिफेंस टेक्नोलॉजी नहीं है। डिफेंस टेक्नोलॉजी के हवाले से वो ज़्यादा अमेरिका पर रिलाई करते हैं। अब जो है पाकिस्तान उनको क्या दे सकता है और टर्की क्या दे सकता है। पाकिस्तान को अगर देखा जाए, पाकिस्तान के पास फ़ौज है, बड़ी बैटल हार्डेंड फ़ौज है, और ऐसी फ़ौज है कि इवन जो चाइनी आर्मी है, वो जो भी डिफेंस के फील्ड में इनोवेशन करते हैं, वो अपना बहुत सारा जो वेपन है या कोई और इस तरह के जो गैजेट्स हैं जो डिफेंस के रिलेटेड हैं, उनका जो पहला इस्तेमाल होता है वो पाकिस्तान से कराते हैं कि आप ज़रा इसको चेक करें कि ठीक बना है या नहीं बना, क्योंकि आपका जो है बड़ा एक एक्टिव एक्सपीरियंस है वारफेयर का, हमारा उतना नहीं है, हमारी फ़ौज उस तरह से कहीं इन्वॉल्व नहीं है, आप लोगों को आप ज़्यादा लोग करंट हैं इस हवाले से अपडेटेड हैं, तो वो हमसे कराते होते हैं, ठीक है। तो अब अगर यही चीज़ देखी जाए तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के पास एक बैटल हार्डन फ़ौज है, अगर कोई एस्केलेशन होती है उसको कैसे मैनेज करना है ये भी उसका एक एक्सपीरियंस है। और फिर यह है कि हमारी एक ओवरऑल सऊदीया के साथ एक बड़ी एफिलिएशन भी बनती है कि उधर मुक़द्दस मकामात जो हैं वो भी मौजूद हैं। तो पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब को इस लिहाज से उनकी फ़ौज को ट्रेन कर सकता है, अगर किसी जगह पर डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत होगी तो उधर डिप्लॉयमेंट कर सकता है, जो कि हम पहले भी 1979 से आनवर्ड मुख्तलिफ टाइम पर करते रहे हैं। कभी हमारी कोई एक ब्रिगेड फ़ौज उधर है या कभी इससे ज़्यादा है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान को उधर से क्या मिल सकता है, हमें जो है यानी कि हमारे पास फ़ौज है, अल्लाह का बड़ा करम है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, तो लिहाजा पैसों के लिए बाज़ात अगर हमने तेल भी लेना है तो हमें मसला चलता रहता है, हमारी मैन पावर जो है वो बहुत ज़्यादा उधर जा रही है। फिर यह है कि इस टाइम सऊदी अरब जो है वो एक मुआशी लिहाज से अपने आप को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, उधर डाटा सेंटर बन रहे हैं। आने वाले टाइम पे अगर हमने एआई के फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, और इतने बड़े डाटा सेंटर नहीं लगा सकते, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हमारा जो डाटा है वो कहीं अमेरिका या किसी और कंट्री में ना जाए जिस पर हम पूरी तरह ट्रस्ट कर सकते हैं, तो क्वाइट लाइकली कि हमारी जो डेस्टिनेशन है वो सऊदी अरब हो। या ये है कि हमने डिफेंस के फील्ड में या किसी और फील्ड में एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, इनोवेशन करनी है, लेकिन हम इसलिए रह रहे हैं कि हमारे पास कैपिटल नहीं है, तो सऊदी अरब जो है वो हमारी उस फील्ड में हेल्प कर सकता है। अब टर्की जो है, टर्की को देखा जाए, टर्की की उस तरह से बैटल हार्डन फ़ौज नहीं है। अच्छा, ये बैटल हार्डन होना या यानी कि मतलब ये है कि कोई एक जंग का बड़ा एक एक्टिव किस्म का एक्सपीरियंस होना, ये कोई भी शौक़ से नहीं करता, जिसको इस तरह के मसाइल होते हैं वही करता है। ये तो नहीं है कि अपनी फ़ौज को जंग के लिहाज से हर टाइम तैयार रखने के लिए जी कि उसका एक लाइव और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो, तो आप हर जगह पे जंगें तो नहीं शुरू कर सकते, स्वाय अमेरिका वाले इस तरह के काम करते हैं। तो लेकिन यह है कि टर्की के पास उस तरह से बैटल हार्डन फोर्स नहीं है, उनके पास टेक्नोलॉजी डिफेंस के फील्ड में उन्होंने काफ़ी काम किया है। उनकी को 3-4 ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि जो डिफेंस के फील्ड में जो काम करने वाली कंपनीज़ हैं या जिनका रेवेन्यू है, उनमें जो 100 कंपनीज़ हैं उनमें उसका शुमार होता है। सऊदी अरब को डिफेंस की प्रोक्योरमेंट की भी ज़रूरत होती है,
वो टर्की उनकी ज़रूरत पूरी कर सकता है। बल्कि ये है कि उनका 2023 में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें उन्होंने कोई डिफेंस परचेज़ की थी सऊदी अरब से, और बकौल टर्की के कि उनकी सबसे बड़ी वो डिफेंस एक्सपोर्ट थी वर्थ के लिहाज से, पैसे के लिहाज से। तो लिहाजा टर्की जो है यानी कि वो सऊदी अरब की कर सकता है। सऊदी अरब जो है अगर कोई टर्की को इकनॉमिक हार्डशिप्स हैं वो उस लिहाज से उनकी हेल्प कर सकता है। और फिर यह है कि इस अलायंस में आने की वजह से टर्की को ये फ़ायदा हो सकता है कि नेटो वालों को चाहे कि मनु थोड़ी कोई परवाह नहीं, तो अगर इसको तोड़ना भी है तो तोड़ दें, हम तो अपना जो अलायंस बनाए हुए हैं। अब यह है कि एक तो ये चीज़ होगी, दूसरा ये है कि इस अलायंस के आगे चांसेस क्या हैं और इस अलायंस की जहत क्या बन सकती है। कई लोगों का ये ख्याल है कि ये अलायंस जो है वो इसराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकता है। हमारे कई लोग जो हैं उनकी ख्वाहिश मौजूद है, लेकिन यह है कि आई डोंट थिंक सो कि इतनी जल्दी इसराइल को छेड़ना इतना आसान काम होता है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि उसके पीछे अमेरिका भी उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, तो वो मामला फिर इसराइल की हद तक नहीं रहता। हाँ, ये ज़रूर है कि ऐसा अलायंस एग्जिस्ट करने की वजह से जो बाकी ममालिक हैं या ख़ास तौर पे इसराइल है, उनको डर ज़रूर रहता है कि ये अलायंस जो है ये हमारे लिए परेशानी का सबब बन सकता है। दूसरा ये है कि अब इन तीन ममालिक ने ये अलायंस बना लिया तो ये भी इम्कानात रोशन है कि आने वाले टाइम पर कोई और जो अरब ममालिक हैं वो भी इसका हिस्सा बन जाए। हो सकता है मिस्र वाले हिस्सा बन जाए, हो सकता है कि कतर वाले हिस्सा बन जाए। तो जो जिस तरह कुवैत वालों ने हमारे साथ कोई एक डिफेंस कोऑपरेशन पर एग्रीमेंट साइन किया था, वो चाहते भी हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जिस तरह का डिफेंस एग्रीमेंट है जिसका हमें पता ही नहीं है कि वो है क्या उसमें, तो यानी कि कुवैत वाले चाहते हैं कि उस तरह से उनका एग्रीमेंट होना चाहिए। तो लिहाजा वो ख्वाहिशमंद ज़रूर हैं। एन मुमकिन है कि ये जो अलायंस है ये एक्सपेंड हो जाए, ये इन तीन ममालिक तक न रहे, इससे ज़्यादा हो जाए। इमेजिन कि आने वाले टाइम पे किसी टाइम हम ईरान को भी कन्विंस कर लेते हैं कि वो इस अलायंस का हिस्सा बने। तो लिहाजा जो अरबों की लड़ाई है वो तो बड़ी हद तक जो उनको थ्रेट है वो तो इसी से ख़त्म हो जाएगी कि ईरान का इसको इसका हिस्सा बना दिया गया है। और दूसरा ये है कि वो इसराइल के लिए एक परेशानी का सबब रहेगी कि आने वाले टाइम पे उनके लिए कोई ना कोई मसला बन सकता है। लेकिन यह है कि ईरान की अपनी पॉलिसी, उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं, उनका किसी और मुल्क के साथ मिलना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि बाकी ममालिक जो हैं बशमूल तुर्की, बशमूल सऊदी अरब, बशमूल पाकिस्तान, वो कहेंगे कि इसराइल को हमने तब छेड़ना है अगर इसराइल हमें छेड़ दें। लेकिन ईरान के मामले में ये है कि वो कहता है कि नहीं, इसराइल में छोड़ना नहीं है। तो उस सूरत में अगर वो इस अलायंस का हिस्सा भी होता है तो बाकी अलायंस वाले जो हैं उनके लिए भी एक परेशानी का सबब रहेगा। लेकिन यह है कि मुझे ये लगता है कि इस तरह का जो अलायंस है ओवरऑल इनके लिए परेशानी का सबब बनेगा इसराइल के लिए। और दूसरा, रिएक्शन में एक और अलायंस भी बन सकता है, और वो अलायंस कौन सा हो सकता है कि जिस तरह एक I2U2, एक इन्होंने इंडिया और इसराइल, और U2 का मतलब, I2 का मतलब है 2 I, इंडिया और इसराइल, और U2 का मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स एंड UAE। ये इनका एक बैनुल वज़ारती एक कमीशन भी बना था, 2022 में बना था, और तब से इनका एक आपस में रब्ता जो है बरकरार रहता है, ताउन रहता है। ख़ास तौर पे इन तीन ममालिक में इंडिया, इसराइल और UAE में ताउन बढ़ता जा रहा है। UAE का इंडिया के साथ दफाई फील्ड में भी ताउन बढ़ता जा रहा है, और इंडिया का और इनका तकरीबन दिफाई लिहाज से जो UAE है वो इन दोनों ममालिक पर काफ़ी रिलाई करता है। तो ऐन मुमकिन है कि आने वाले टाइम पर ये जो है एक काउंटर अलायंस के तौर पर आ जाए, इसराइल, इंडिया और UAE। ठीक है, तो आने वाला टाइम बड़े इंटरेस्टिंग है। लेकिन नाजरीन, आखिर में मैं एक बात करता जाऊँ, आपका मैंने काफ़ी टाइम लिया है। आने वाला टाइम जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि जैसे इंडिया, अमेरिका जो है उसमें वो दमहम नहीं है, चौधरी वाला रोल उसका शायद ना रहे, जो कि ऑलरेडी वो ख़त्म हो रहा है। ये नहीं है कि वो चौधरी नहीं रहेगा, लेकिन जितना चौधरी का असर रसूख था वो अब नहीं है, और जो अब है वो आइंदा नहीं होगा। आने वाले टाइम पे इसका मज़ीद कम होगा। दूसरा ये होगा कि क्या इसका क्या मतलब है कि कोई अगर चौधरी एक चला जाए तो उसके बाद दूसरा चौधरी आ जाएगा, और जो कि बज़ाहिर लगता है कि वो चाइना की शक्ल में आ जाता है। लेकिन चाइना ने जो सबक सीखा है वो ये है कि वो चौधरी बनना नहीं चाहता। वो चाहता है कि जो है ना दूसरों को इतनी ज़्यादा तवक्कुआत ना दे, इतनी अपनी क्लाइंट स्टेट ना बनाए कि जिस पे उनको पैसे, जिस तरह अमरीकी जो हैं वो पैसे खर्चते हैं, इनको उस तरह से खर्चने ना पड़े। और वो उसकी किसी के साथ जो है ना ये आई लव यू नहीं कहना चाहते
यानी कि हो सकता है कि स्माइल दे दें, तासर दें कि जैसे मुझे आपसे मोहब्बत है, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि उसको बरमिला उसका इजहार करें कि बाद में कोई आखे कि जनाब उन्होंने गड्डी भी लै दो, मनु फलानी जगह से अपार्टमेंट भी लै दो। यानी कि वो इस तरह के कामों में नहीं पड़ना चाहते। वो एक अपने एक प्रैग्मेटिक रिलेशनशिप वो रखना चाहते हैं कि जिसमें जैसे यानी कि चौधरी पे वैसे ही उसके कहे बगैर लोग तो अकवात लगाए होते हैं, तो वो चाहते हैं कि कोई इस तरह से ताल्लुक़ रखें। उस सूरत में क्या होगा कि जो मिडिल पावर्स हैं उनका एक राइज़ होगा। जैसे पाकिस्तान जो है या ये जो 3 कंट्रीज़ हैं ये मिडिल पावर हैं, इन्होंने एक अपना अलायंस बना लिया। आने वाले टाइम पे जो बड़े बड़े भेड़िए होंगे उनका मुकाबला करने के लिए फिर ऐन मुमकिन ये है कि कोई मिडिल पावर जो है वो अपने अलायंस बना लें और वो इस तरह से जो अमेरिका पर इन्हिसार ना बने। और दूसरा ये है कि अभी ये जैसे अलायंस बन रहा है तो इसके बाद हो सकता है कि सऊदी अरब की जो अमरीकी दिफाई मामलात हैं उनमें दिलचस्पी ख़त्म हो जाए और उन्होंने आखे कि तुसी साढ़े ते बोझ ही हो, तुहाडी वजह तू यानी कि साढ़े तुसी किले मिसाइल नहीं मारते लेकिन तुहाडी वजह तू सानू आके मिसाइल ज़रूर वाजदे ते तुहाडी मेहरबानी तुसी अपने घर असी अपने घर। तो लिहाजा चीज़ें बड़ी एक इंटरेस्टिंग तरीके से डेवलप हो रही हैं, दुनिया एक बदल रही है और मंज़र जो है वो देखने वाला है और बस आँख चाहिए कि जो इस बातों को समझ सके कि हो क्या रहा है। तो नाज़रीन गुफ्तगू ज़रा लंबी हो गई है और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।